जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड जो कि 45,000 पदों पे भर्ती होने वाली है, तो उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट तीसरा लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी ध्यान से वीडियो को देखेंगे और अंत में हमें बताएंगे कि आपके कितने प्रश्नों के उत्तर राइट थे। यदि आप सभी को प्रश्न पता हो तो कमेंट बॉक्स में उसका जल्दी से आंसर लिख दीजिए, जिससे कि आपको वह जो क्वेश्चंस का आंसर होगा आपको अच्छी तरीके से कंठस्थ हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आपके लिए ये जो यूपी होमगार्ड के लिए आपको एक सुनहरा मौका है, जिसमें आप अपने ज़िंदगी के एक बेरोजगारी का धब्बा हटा सकते हैं। तो आप लोग जो है अच्छे से तैयारी करके एक सीट को ज़रूर निश्चित करा लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सीमा से चीन से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन देखते हैं, किस राज्य की सीमा जो है चीन से जुड़ी हुई है। मणिपुर की, या नागालैंड की, या असम की, या अरुणाचल प्रदेश की। तो ऑप्शन निम्न में से देखा जाए तो जो हमारे अरुणाचल प्रदेश की राज्य है वह चीन की सीमा से जुड़ी हुई है। तो और चीन की सीमा से कौन कौन से राज्य जुड़े हैं तो आप लोग देख लें। और अरुणाचल प्रदेश हो गया, और लद्दाख भी जुड़ा है। लद्दाख के अलावा और कौन सा राज्य जुड़ा है, उत्तराखंड जुड़ा है, यूके जुड़ा है आप कह सकते हैं, और हिमाचल प्रदेश भी जुड़ा है। तो ये सभी राज्य जो हैं चीन की सीमा से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। तो ऑप्शन देखते हैं, 10 वर्ष के पश्चात, या 5 वर्ष के पश्चात, या 3, या 25। तो हमारे जो राष्ट्रीय मतगणना होती है जनसंख्या की, तो वह 10 वर्षों के बाद जो है राष्ट्रीय जनगणना होती है। यानी 10 वर्षों के बाद 11वें वर्ष जो है राष्ट्रीय जनगणना होती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और प्यारे साथियों, आपको बता दें पहली जो जनगणना हुई थी वह 1881 ईस्वी में कराई गई थी, और जो अंतिम जनगणना हुई थी वह 2011 में कराई गई थी। और अभी तक जो है इसकी जनगणना नहीं हुई है। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है उड़ीसा में, या महाराष्ट्र में, या असम में, या इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर बताएंगे। तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है वह असम में स्थित है। और यह किस लिए प्रसिद्ध है, यह जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है, तमिलनाडु से, या बाढ़ नियंत्रित से, या दूध का आयात से, या डेयरी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड जो है इसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं, जो कि डेयरी के विकास से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। तो धान की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी जो होती है वह दोमट मिट्टी होती है। तो आप लोग याद रख लेंगे, दोमट मिट्टी में कौन सी खेती की जाती है, ज़्यादातर धान की खेती। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। तो ऑप्शन देखते हैं, नागपुर, या रायपुर, या भोपाल, या लखनऊ। तो जो भारतीय शहर है वह भोपाल जो है हैवी इलेक्ट्रिकल के संबंधित है, क्योंकि इसमें भारी मात्रा में संयंत्र का उपयोग करके विद्युत का उत्पादन किया जाता है भोपाल शहर में। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक विज्ञ को दिया जाता है उनका नाम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी को जो है औद्योगिक विज्ञान कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राणा प्रताप सागर संबंधित है। तो राणा प्रताप सागर किससे संबंधित हैं, वह जल विद्युत से राणा प्रताप सागर जी संबंधित है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि की होती है। तो पृथ्वी और सूर्य की बीच जो है अधिकतम दूरी जो होती है वह किस तिथि को होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो होती है अधिकतम होती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो भारत में राज चिन्ह प्रयुक्त होता है होने वाला शब्द जो है वह सत्यमेव जयते है, वह किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, यह मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द को लिया गया है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र को किस पुस्तक से लिया गया? ऑप्शन देखते हैं, ऋग्वेद से या सामवेद से या यजुर्वेद से या अर्थवेद से। तो गायत्री मंत्र जो है वह ऋग्वेद से लिया गया है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? तो हिंदी जो है वह देवनागरी लिपि में लिखी गई है। आप सभी को वैसे भी पता होना चाहिए। तो हिंदी हमारी भाषा जो है वह देवनागरी भाषा में लिखी गई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? तो ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट करने वाले जो महान व्यक्ति थे वह जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट रूप से बताया था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस प्रश्न को आप सभी जो है अपने जुबान पर रट लेंगे। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वह 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? काफ़ी बड़ा विद्युत परियोजना है सलाल। तो सलाल विद्युत परियोजना जो है वह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है वह पेराम्बूर में स्थित है। पेराम्बूर किस लिए प्रसिद्ध है? तो वह इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य बिहार है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, चीनी यात्री वेनसांग ने कहाँ अध्ययन किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हिस्ट्री का। तो चीनी यात्री वेनसांग ने जो है वह नालंदा विश्वविद्यालय में जो है अध्ययन किया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वह कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है इतिहास का। तो वेनसांग जो है वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसके शासनकाल में फाहियान भारत आया था? तो फाहियान जो था वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत में आया था। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद विकसित पहले पतन का क्या नाम था? तो स्वतंत्रता के बाद जो है विकसित के पहले जो है पतन का नाम जो है कांडला था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? तो राउरकेला जो स्टील का संयंत्र है तो उसके सबसे निकट जो है वह पारादीप बंदरगाह स्थित है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन कौन से हैं? तो स्थित पत्तन भारत के पूर्वी तट पर जो है वह पारादीप और हल्दिया, ये दोनों जो है भारतीय पत्तन स्थित है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सेज SEZ का पूर्ण रूप क्या है? तो SEZ का पूर्ण रूप जो होता है वह स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। तो ऑप्शन जो है इस प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। WLL का अर्थ क्या है? तो WLL का अर्थ जो है वह वायरस लेस इन लोकल लूप होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा देने वाले जो महान व्यक्ति थे वह सुभाष चंद्र बोस जी थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
किसने कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। काफ़ी प्रचलित जो है कोटेशन है। तो महान व्यक्ति जो है इसको कहने वाले सुभाष चंद्र बोस जी थे। इन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 है। देशबंधु की उपाधि संबंधित है। तो देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है, यानी किसको दिया गया था? वह चित्तरंजन दास जी को देशबंधु की उपाधि दिया गया था। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो गांधी इरविन समझौता जो था वह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहने वाले जो महान व्यक्ति थे वह सुभाष चंद्र बोस जी थे। तो ऑप्शन से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 है। कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? तो कायदे आज़ाद जो है वह मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल जो है वह गोरखपुर में स्थित है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। काफ़ी बड़ा प्रश्न है। किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तो अब भारत अपने जीवन के स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हु इज लिव्स इन इंडिया डाइज? तो इसकी उत्पत्ति कौन है? तो यह कहने वाले जो महान व्यक्ति थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 है। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? तो पंजाबी जो भाषा जो है वह गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 है। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मी लिपि को जो है सभी लिपियों का राजा कहा जाता है, यानी जन्मदाता कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस काल में लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? तो किस काल में लिपि को जो है चित्रकार लिपि कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंधु काल में जो है वह जो है चित्रकार लिपि कहा जाता था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख किया गया है? तो जैन सूत्र में जो है 18 लिपियों का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो बौद्ध ग्रंथ जो ललित विस्तार है उनमें जो है 89 यानी 89 लिपियों का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के शिलालेख की क्या लिपि है? तो अशोक के शिलालेख की लिपि जो है वह ब्राह्मी लिपि है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 है। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में जो तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है वह तेलुगु भाषा है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो जो चोल वंश के शासक थे तो उनकी भाषा जो थी वह तमिल भाषा थी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 है। हिंदी भाषा भारतीय का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो हिंदी भाषा भारतीयों का लगभग 40% भाषा बोलता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 47 है। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? तो भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद जो है बांग्ला भाषा अधिकतम बोली जाती है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोवा की स्वीकृति राजभाषा है। तो गोवा की स्वीकृति राजभाषा जो है वह
कोंकणी है, तो कोंकणी जो है कहाँ की राजभाषा है, तो गोवा की राजभाषा हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी भाषा देव भाषा है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा जो है वह देव भाषा मानी जाती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और अंतिम प्रश्न है, भारत का प्राचीन भाषा है, तो भारत की जो प्राचीन भाषा है वह संस्कृत भाषा है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे हमारे टॉप 50 इम्पॉर्टेंट MCQs फॉर यूपी होमगार्ड वैकेंसी। तो आप सभी जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि हम इसमें डेली के डेली जो है शाम और सुबह जो है यूपी होमगार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। यदि आप रेलवे ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इसके लिए भी हम साइंस के प्रैक्टिस सेट लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।